हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे भारत की सिंचित निधि के बारे में। यह टॉपिक GS2 पॉलिटी यानी कि यूपीएससी के GS2 पॉलिटी से संबंधित है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। भारत की सिंचित निधि यह अनुच्छेद 266(1) में दिया गया है। आखिर ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2022 पेश किया है। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 की सेवाओं हेतु भारत की सिंचित निधि से भुगतान को अधिकृत करने में जुड़ा है ना। भारत की सिंचित निधि क्या है? चलिए जानते हैं आखिर यह भारत की सिंचित निधि है क्या होती है सिंचित निधि। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(a), भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 266(1) भी बोल सकते हैं और ए यानी फर्स्ट भी बोल सकते हैं। भारत के लिए और भारत के राज्यों के लिए सिंचित निधि की व्यवस्था करता है। क्या होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1) भारत के लिए और भारत के राज्यों यानी भारत में आने वाले सभी राज्यों के लिए सिंचित निधि की व्यवस्था करता है। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद अधीन रखी गई है। ये भारत की सबसे यानी बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन यानी कि संसद के अंदर आती है। इसमें से कोई भी धन बिना संसद की पूर्व स्वीकृति यानी कि संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन निकाय अथवा निकाला नहीं जा सकता। जमा या भारती नहीं किया जा सकता है, जमा भी नहीं किया जा सकता। इस कोष में सभी सरकारी व्यय किए जाते हैं, यानी कि इस कोष के द्वारा ही सरकारी जो भी काम होते हैं उसमें व्यय किए जाते हैं। असाधारण मदों को छोड़कर जो आकस्मिकता निधि सार्वजनिक खाते से किए जाते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग यानी कि कैग इस निधि का ऑडिट करते हैं। इस निधि को ऑडिट कौन करता है? कैग ऑडिट करते हैं। यह निधि बनी है यानी कि यह कर, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से केंद्र द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और सभी गैर राजस्व के लिए है। केंद्र द्वारा उठाए गए सभी ऋण यह सिंचित निधि कोई भंडार गृह टाइप से नहीं है जो कि पहले के ज़माने में राजाओं और बड़े बड़े जो रहने वाले पूर्वज वगैरह रहते थे, वो रूम में किसी एक पर्टिकुलर रूम में धन वगैरह, हीरे मोतियां जवाहरात ऐसे नहीं चीज़ों को सजे कर रखते थे, वो नहीं होता है। ये सिंचित निधि आम जनता के द्वारा वसूला गया और प्राप्त किया गया एक तरह से माना जा सकता है। यह आम जनता के लिए ही उपयोग होता है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केंद्र द्वारा उठाए गए सभी ऋण। केंद्र द्वारा उठाए गए ऋण में से ट्रेजरी बिल सबसे पहला कौन है? ट्रेजरी बिल। आंतरिक ऋण और विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से ऋण, बाहरी ऋण, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से बाहरी ऋण। विनियोग विधेयक क्या है? अब जानते हैं विनियोग विधेयक क्या है। यह सरकार की वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की सिंचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। विनियोग विधेयक क्या है कि भारत को सिंचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है।
संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार संसद से स्वीकृति मिलने के बाद ही सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। यानी कि जब संसद से स्वीकृति मिलती है तभी सरकार उससे संचित निधि से पैसे निकाल सकती है। किसमें दिया गया है यह प्रावधान? 114 अनुच्छेद में। निकाली गई राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो निकाली गई राशि है और वर्तमान में जो कि होने वाले खर्चे अथवा व्यय हैं उनको पूरा करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया आखिर क्या है। बजट प्रस्तावों पर चर्चा और अनुदानों की मांग पर मतदान के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक के पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि विनियोग विधेयक समय पर पारित नहीं किया गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। विनियोग विधेयक पारित होने पर सरकार को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। यानी कि विनियोग विधेयक जब लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है उसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास इस विधेयक में किसी भी संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति है। हालांकि राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा के विशेषाधिकार हैं। लोकसभा के विशेषाधिकार माने जाते हैं। विधेयक को राष्ट्रपति मिलने के बाद यह विनियोग अधिनियम बन जाता है। विनियोग विधेयक की अनूठी विशेषता इसका स्वतः निरसन खंड है। इससे अधिनियम अपने वैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के बाद स्वयं ही निरस्त हो जाता है। अर्थात यह वैधानिक उद्देश्य जो इसकी पूर्ति करनी है उसके पूर्ण होने के पश्चात ही खुद स्वयं ही निरस्त यानी कि समाप्त हो जाता है। दोस्तों, सिंचित निधि अर्थात भारत के लोकतांत्रिक देशों में सरकारों द्वारा विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त किया जाना अर्थात राजस्व वसूलना, ऋण लेना, विभिन्न प्रकार के कर लेना आदि ही इसका उद्देश्य है। इस धन को एक जमा करने के लिए और एक कोष की व्यवस्था की जाती है जिसे प्रायः संचित निधि के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।